नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 3 देखने वाले हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो पहला है हमारा प्राकृतिक रेशे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत जो प्राकृतिक स्रोत से हमें रेशे मिलते हैं, जैसे कपास, ऊन, रेशम, संश्लेषित या मानव निर्मित या कृत्रिम रेशे, जिसमें हम लोग रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक को रखते हैं। और एक शब्द आता है पॉलीमर, जिसे हम लोग हिंदी में बहुलक बोलते हैं। यह दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, पॉली और मर, जिसमें पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का भाग अर्थ होता है भाग। सेल्यूलोज भी एक प्रकार का पॉलीमर है और यह जो है कपास का एक बहुलक है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ निर्मित होती हैं। अगला हमारा जो है कृत्रिम रेशम के रूप में हम लोग रेयॉन को जानते हैं, और यह प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और यदि हम रेयॉन में कपास को मिला दें तो बिस्तर की चादरें, और रेयॉन में यदि ऊन को मिला दें तो गलीचों या कालीनों का निर्माण किया जाता है। बात यदि नायलॉन की जाए तो यह 1931 में बनाया गया था, और यह ऐसा पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, और इसके निर्माण में कोयला, जल, वायु, इन तीनों के द्वारा किया गया था। और अगर बात की जाए इसके गुणों की, तो यह प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्की होती है, और इससे निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, जुराब जिन्हें सॉक्स बोलते हैं, रस्सियाँ, टूथब्रश, स्लीपिंग बैग और पैराशूट, इन सब का निर्माण होता है। पॉलिस्टर और एक्रिलिक, ये दोनों भी संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आते हैं, और इनमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं, बात अगर हम पॉलिस्टर की करें तो। और पॉलिस्टर का जो एक लोकप्रिय रूप है, जिसे हम लोग टेरिलीन के रूप में जानते हैं, और दूसरा अगर हम लोग देखें पॉलिस्टर का प्रकार, तो ये पॉलीएथिलीन टेरिथलेट है, जो कि बोतल जो हम लोग पानी पीने के लिए करते हैं उसमें उसके रूप में हम लोग इसको देखते हैं। पॉलिस्टर जो है यह एस्टर नामक जो एस्टर के बहुलकों से बनाया जाता है। और यदि हम पॉलीकॉट की बात करें तो यह पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है, और यदि हम पॉली में वुल मिला दें तो यह पॉलिस्टर और ऊन का जो है एक तरह से मिश्रित रूप कहा जा सकता है। एक्रिलिक के गुण की बात करें तो यह ऊन जैसा संश्लेषित रेशा होता है, और इसे ऊन के एक सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। पेट्रो रसायन, जैसा कि इसके नाम से है कि यह पेट्रोलियम मूल के कच्चे पदार्थ का प्रयोग करता है, और इससे संश्लेषित रेशे प्राप्त किए जाते हैं। एक बहुत चर्चित जो संश्लेषित रेशे के रूप में देखते हैं वह है प्लास्टिक। यह एक बहुलक है, और इसमें रेखीय या तिर्यक जो बद्ध होती है, उसमें हम लोग देख सकते हैं ऊपर वाला रेखीय है और नीचे वाला जो है तिर्यक बद्ध बताता है। पॉलीथीन, यह जो है पॉली और एथीन दो प्लास्टिक से यह बना हुआ है, यह प्लास्टिक का एक उदाहरण है। और यदि हम पॉलीथीन के प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, यह थर्मोप्लास्टिक कहलाता है, जैसे पीवीसी, पॉलीथीन। वहीं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात की जाए तो वैसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार यदि हम सांचे में डाल दें तो पुनः उनको कितना भी ऊष्मा दें तो वह नर्म ना हो सके, तो वैसे को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। इसके उदाहरणों की बात की जाए तो बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट जो है यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, जिसके कारण इसका उपयोग बिजली के स्विच, बर्तन के जो हत्थे होते हैं जैसे कुकर या आदि में तो निर्माण किया जाता है। वहीं मेलामाइन की बात की जाए तो इसमें जो आग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए इसका उपयोग फर्श की टाइल में, रसोई में और कपड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक का जो बहुतायत उपयोग होता है उसके कुछ कारण हैं। पहला यह कि यह
अनअभिक्रियाशील है, अर्थात ये नॉन रिएक्टिव है। यह जल्दी चीज़ों से रिएक्ट नहीं करती है, हल्की होती है, प्रबल होती है, चिरस्थायी होती है, जिससे इसका उपयोग बहुत यूज किया जाता है। इसके साथ ही कुचालक होती है, जिससे कि जो चीज़ें होती हैं उसको रखने में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके उपयोग क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे मेडिकल के क्षेत्र में दवाई, सुई, सिरिंज, इन सब चीज़ों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। रसोई के बर्तन जैसे टेफ्लॉन की परत लगाकर की जाती है, और भी बहुत क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में लगभग प्लास्टिक का उपयोग किया ही जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय, ये दो प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको देख लेते हैं। तो वैसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। वहीं बात की जाए जैव अनिम्नीकरणीय की, तो वैसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं, विघटित नहीं होते हैं, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी अपशिष्ट के प्रकार होते हैं उनमें कितना समय लगता है और वो उनकी प्रकृति कैसी होती है। जैसे सब्जी और फल के छिलके 1 या 2 हफ्ते में ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं। कागज़ 10 से 30 दिन में ये मिट्टी में मिल जाते हैं और ये भी जैव निम्नीकरणीय होते हैं। सूती कपड़े 2 से 5 महीने में ये भी जैव निम्नीकरणीय होते हैं। लकड़ी 10 से 15 साल का समय लेती है और यह जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आता है। ऊनी वस्त्र, जो प्राकृतिक ऊनी वस्त्र हैं, वो लगभग 1 वर्ष में अपहासित होने का उनका समय है और यह भी जो है जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। वहीं धातुओं की बात की जाए और प्लास्टिक की, तो ये दोनों जैव अनिम्नीकरणीय हैं और लगभग इनको अपहासित होने का जो समय है वो काफ़ी अधिक है। और जो प्लास्टिक है उसके बारे में कहा जाता है कि ये वर्षों वर्ष तक जो है, हज़ारों वर्ष तक ये अपघटित नहीं होते हैं। तो ये जो जब अपघटित नहीं होते हैं तो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, संदूषित करते हैं। तो इसीलिए जो है सरकार के द्वारा और भी जो विभिन्न प्रकार की जो NGOs हैं उन सब के द्वारा पहल की जाती है और इसमें 5 R को प्रमोट किया जाता है। ये 5 R क्या है तो देखते हैं। पहला है रिड्यूस, इसका अर्थ होता है कि कम उपयोग किया जाए। रीयूज़ यानी कि उसका पुनः उपयोग किया जाए। रिसाइकल, उनका पुनः चक्रण किया जाए। और रिकवर, पुनः प्राप्त किया जाए। और रिफ्यूज़ यानी कि उनका उपयोग ना किया जाए। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।